Dear friends, I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है समास और उसके भेद। तो आइए बात करते हैं समास और उसके भेद के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि जो समास है, इस समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, यानी कि इसमें अधिक से अधिक शब्दों को कम से कम शब्दों में लिखने के कला के बारे में अध्ययन करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेप होता है, अर्थात जो अधिक शब्द होते हैं उसको कैसे हम कम कर देते हैं, कैसे किसी शब्द के विभक्ति को लोप कर देते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि समास जिसका अर्थ संक्षेप होता है, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण से समझ, एक उदाहरण लीजिए, राजा का महल। राजा का महल ये एक उदाहरण है। अब देखिए, राजा का महल, इसमें 1, 2, 3 पद दिया हुआ है। 1, 2, 3 पद दिया हुआ है। अब इसको हम एक पद में जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको राज महल। क्या लिखेंगे? राजमहल। तो ये राजा का महल क्या है? अनेक पद है, अनेक पद है। और राजमहल कितना पद है? तो ये एक पद है। ये क्या है? एक पद है। अब देखिए, जब किसी शब्द को अलग अलग करके लिखा जाता है, उसके विभक्ति के साथ लिखा जाता है, तो इसे हम कहते हैं समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। और जब इसमें विभक्ति को हटा देते हैं, जैसे राजा का महल है तो इसमें का को जब हम हटा देंगे और इसको लिखेंगे राज और क्या महल, तो इसको हम लोग कहेंगे समास। इसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। यानी अनेक पद को हम कितने पद में लिखते हैं? एक पद में लिखते हैं, इसी को हम समास कहते हैं। तो देखिए, समास विग्रह और समास क्या होता है? समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हो रसोई के लिए घर दिया, रसोई के लिए घर दिया। अब ये रसोई के लिए घर, ये क्या है? अनेक पद है। इसको जब एक पद में हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रसोई घर। इसमें किसका लोप हो गया? तो इसमें लोप हो गया के लिए का। किसका लोप हो गया? के लिए का। अब देखिए, का है या के लिए है, इसको हम लोग बोलते हैं विभक्ति। क्या बोलते हैं? विभक्ति। और राजा और महल, रसोई और घर, इसको हम लोग बोलेंगे शब्द या पद। आगे हम आपको बताएंगे शब्द और पद में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम समास की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि समास कहते किसको हैं, समास किसे कहते हैं। देखिए, समास किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होता है कि जब दो या दो से अधिक पद अथवा शब्द अपने विभक्ति चिन्ह अथवा अन्य चिन्ह अथवा अन्य चिन्ह को
त्याग कर एक पद हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पद अथवा शब्द, एक शब्द है राजा, एक शब्द है महल, एक शब्द है रसोई, दूसरा शब्द है घर। अब समझिए इसमें दो शब्दों के बीच या दो पदों के बीच जो विभक्ति दिया हुआ है, जैसे का विभक्ति है, के लिए विभक्ति है, जैसे यहां पे देखिए ये हो गया आपका विभक्ति और ये हो गया विभक्ति चिन्ह। विभक्ति में जैसे मान लीजिए कर्ता दिया तो इसका चिन्ह होता है ने, कर्म दिया तो इसका चिन्ह होता है को, अगर करण दिया तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पद। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काटे की अधिकरण में और पद। तो इसमें जो ये ने दिया है, को दिया है, से दिया है, के लिए से, काटे की में पर दिया है, इन सभी को हम बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। आगे जब आप पढ़िएगा तत्पुरुष समास जब पढ़िएगा तो तत्पुरुष समास जो होते हैं इसके कुल 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास का भेद हो जाता है। तो जिसमें को विभक्ति का लोप होता है वो कर्म तत्पुरुष हो जाता है, कर्म तत्पुरुष समास। जिसमें से विभक्ति का लोप होता है उसको करण तत्पुरुष समास कहते हैं। यहां समझना है कि जब अनेक पद को एक पद के रूप में लिख देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर राजा की कन्या दिया, अब राजा की कन्या इसमें 1 2 3 शब्द दिया हुआ है। अब किसी शब्द के बीच की जो विभक्ति है, इसमें विभक्ति क्या है? की है। यहाँ पे देखिए संबंध तत्पुरुष समास इसको बोले, इसमें की है तो यहाँ पे राजा की कन्या, इसका समासिक पद क्या होगा? राज कन्या। क्या होगा? राज कन्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर राजा का पुत्र दिया हो, राजा का पुत्र दिया हो तो इसका समासिक पद क्या होगा? राजपुत्र होगा, राजपुत्र। तो इस प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक पद अथवा शब्दों के बीच जो विभक्ति होती है उस विभक्ति को हटाकर या अन्य चिन्ह में देखिए, जैसे अन्य चिन्ह कहने का मतलब कि जैसे माता और पिता दिया, माता और पिता दिया, तो इसमें देखिए इसमें और कहीं पे नहीं है, तो और के लिए हम जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे माता पिता लिख सकते हैं, या फिर राजा और रानी के लिए हम यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, राजा रानी लिख सकते हैं। तो ये समास का परिभाषा रहा कि जब 2 या 2 से अधिक पद अथवा शब्द अपने विभक्ति चिन्ह अथवा अन्य चिन्ह को त्याग कर एक पद हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह समझ, ये तो हो गया समास। समास विग्रह किसे कहेंगे? समास विग्रह। समास विग्रह क्या?
तो देखिए समास विग्रह का परिभाषा क्या है? जब किसी समासिक पद, समासिक पद क्या है? तो जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटाकर एक पद लिख देते हैं, तो इसी को हम समासिक पद कहते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी समासिक पद को उसके पूर्व रूप में विभक्ति के साथ लिख दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। देखिए कह रहे जब किसी समासिक पद हुआ आपका राजमहल, रसोई घर, कन्या, ये राजकन्या, या यहाँ राजपुत्र दिया हो, या माता पिता या राजा रानी दिया हो, तो ये आपका समासिक पद हो गया। जब इसके विभक्ति के साथ, यानी इसमें विभक्ति क्या है? तो इसमें हमने विभक्ति का लिख दिया। यहाँ विभक्ति क्या है? तो विभक्ति यहाँ पे हमने के लिए लिख दिया। यहाँ पे विभक्ति क्या है? तो यहाँ है राजा की, यहाँ पे की विभक्ति आ गई, यहाँ राजा का, यहाँ का विभक्ति आ गई, माता और पिता यहाँ और विभक्ति आ गई, और आ गया। तो इस तरह से जब विभक्ति के साथ इसको लिख देंगे तो इसको हम कहेंगे समास विग्रह। तो यहाँ पे हम लोग जाने समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि पद अथवा शब्द में क्या अंतर होता है, पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि पद के कितने भेद होते हैं। अब आइए बात करते हैं पद अथवा शब्द में क्या अंतर है। पद अथवा शब्द में क्या अंतर? देखिए जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने एक शब्द लिखा राजमहल, एक शब्द है राजमहल, इसका प्रयोग हम वाक्य में कर दें कि यह एक राजमहल है, तो यहां पे राजमहल को हम कहेंगे पद, और जब इसको वाक्य से अलग लिखेंगे तब इसे कहेंगे हम शब्द, या वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब समझिए अगर हम पद की बात करें तो पद जो होता है ये दो तरह के होते हैं। अगर हम पद के प्रकार की बात करें तो पद के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जो पद आता है इसे हम पूर्व पद या प्रथम पद के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो पद होता है उसको हम अंतिम पद या उत्तर पद के नाम से जानते हैं। अंतिम पद या उत्तर पद। तो देखिए उत्तर पद को अंतिम पद और पूर्व पद को प्रथम पद के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने लिखा राजमहल, तो इस पद में राज को हम लोग बोलेंगे पूर्व पद या प्रथम पद, और महल को हम लोग बोलेंगे अंतिम पद या उत्तर पद। तो इस प्रकार से पद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पद, प्रथम पद, अंतिम पद, उत्तर पद। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो इसे हम पद कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो समास होते हैं उसके भेद कितने होते हैं। समास के भेद, समास के भेद की हम बात करेंगे। देखिए समास के भेद की अगर हम बात करें तो समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं।
समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं, जिसमें पहला जो समास होता है इसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा जो समास होता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। तीसरा जो समास होता है इसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। चौथा जो समास होता है इसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पांचवा जो समास होता है इसको हम द्विगु समास कहते हैं। छठा जो समास होता है इसको हम द्वंद्व समास करते हैं। और सातवां जो समास होता है इसको हम नज समास करते हैं। देखिए, अगर हम समास के भेद की बात करें तो समास के कुल कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और नज समास। अब एक एक कर इसे हम जानेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और नज समास। एक एक करके इसको हम जानेंगे। और पहले हम आपको इसको बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव तरीके से बताएं और फिर आपको ट्रिकी भी बताएं कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हुए, किसी भी प्रश्न को देखते हुए आप तुरंत उसका आंसर बता सकते हैं। आपको हम ट्रिकी बेस्ट भी बताएंगे और डेस्क्रिप्टिव बेस्ट भी बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने समास के बारे में जाना। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, पद और शब्द में अंतर क्या होता है। यहाँ पे हम लोग जाने समास के भेद कितने होते हैं। अब हम इसको एक एक करके जानेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की परिभाषा और इसके भेद के बारे में। तो आइए अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास का परिभाषा होता है कि जिस समास का अंतिम या उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, जिस समास का अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होने का तात्पर्य क्या है, समझिए कि तत्पुरुष समास के अगर हम भेद की बात करें, तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार। तो देखिए, तत्पुरुष समास के भेद और प्रकार की बात करें तो इसके कुल 6 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला जो तत्पुरुष समास का भेद होता है उसे हम कर्म और तत्पुरुष समास को तो और सौ से सूचित करें। तो कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। को विभक्ति का क्या होता है? को विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप हो जाता है। अब इसका एक उदाहरण देखें। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखेंगे हम तत्पुरुष समास का भेद। पहला है कर्म
तत्पुरुष समास, इसमें को विभक्ति का लोप होता है, को विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण देखें, उदाहरण जैसे अगर हम लिखें मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, ये समास विग्रह हो गया, इसका समासिक पद हो जाएगा मनोहर। विष को धारण करने वाला, समासिक पद हो जाएगा विषधर। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट मार। तो जिसमें भी को विभक्ति का लोप हो जाएगा उसे हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। इसमें देखिए को विभक्ति का लोप, जैसे मन को हरने वाला, इसमें को आ रहा है, इसमें को विभक्ति का लोप है, जैसे मनोहर हो गया। जैसे बंसी को धारण करने वाला दिया तो बंशीधर हो गया। ये किस समास का उदाहरण हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब देखिए दूसरा कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति का लोप, से विभक्ति का लोप। इसका उदाहरण होगा रस से भरा। इसमें क्या है? से है। तो आपको पूछेगा रस भरा किस समास का उदाहरण? तो किस समास का उदाहरण? करण तत्पुरुष समास। तो रस भरा दिया हो, देह चोर दिया हो, देह से चोर दिया हो, काम से चोर दिया हो, मुंह से चोर दिया हो। तो रस से भरा दिया हो, काम से चोर दिया हो, मुंह से चोर दिया हो, देह से चोर दिया हो, जिसमें से विभक्ति का लोप हो, उसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। अब समझिए करण तत्पुरुष समास के बाद तीसरा आता है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए विभक्ति का लोप, के लिए विभक्ति का लोप। और जैसे मान लीजिए कि इसका उदाहरण आपको दिया हो रसोई के लिए घर, तो इसका समासिक पद होगा रसोई। इसका बहुत सारा उदाहरण, जैसे शिव के लिए आलय, शिवालय, हिम के लिए आलय, हिमालय, देव के लिए आलय, देवालय, पुस्तक के लिए घर, पुस्तक घर, या आपको रसोई, ये विद्या के लिए आलय दिया हो, विद्यालय दिया हो, शिव के लिए आलय दिया हो, शिवालय दिया हो, औषधि के लिए आलय दिया हो, औषधालय दिया हो। तो ये प्रतीक्षा के लिए आलय दिया हो, प्रतीक्षालय दिया हो, न्याय के लिए आलय दिया हो, न्यायालय दिया हो। तो ये सभी उदाहरण है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखिए चौथा जो समास होता है तत्पुरुष समास का, चौथा जो भेद होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, अपादान तत्पुरुष समास में भी से विभक्ति का ही लोप होता है, लेकिन यहां से जुदाई का बोध होता है। किसका बोध होता है? जुदाई का बोध होता है। इसमें भरा होगा, ग्रस्त होगा, भरा होगा, ग्रस्त होगा, लेकिन इसमें जुदाई का बोध। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हो नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, तो आपको पूछेगा कि नेत्रहीन जो है वो किस समास का उदाहरण? तो नेत्र से हीन दिया हो, पथ से भ्रष्ट दिया हो, पथ से भ्रष्ट दिया हो, पथभ्रष्ट दिया हो, नेत्रहीन दिया हो, अन्न से हीन दिया हो, धन से हीन दिया हो, शक्ति से हीन दिया हो। तो ये सभी जो है अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपको प्रश्न पूछता है करण तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास में दोनों में से विभक्ति का लोप होता है, तो इसमें अंतर क्या होता है? तो इसमें जुदाई का बोध होता है और इसमें से भ्रष्ट का बोध होता है। तो से भ्रष्ट का बोध होगा तो करण तत्पुरुष समास, जुदाई का बोध होगा तो अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद देखिए पांचवा जो समास होता है
कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, कर्मप्रधान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास में का, के और की जो विभक्ति है इसका लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अगर राजा की कन्या दिया, राजा की कन्या, तो राजा की कन्या राजकन्या होगा, राजा का महल राजमहल होगा। या आपको दिया राजा का पुत्र राजपुत्र होगा। तो जहां पे का, के की विभक्ति का लोप हो जाता है वहां उस समास को हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे कन्या का दान दिया, कन्यादान किस समास का उदाहरण है? तो ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। छठा जो समास होता है इसे हम कहते हैं अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में अथवा पद, ये जो दो विभक्ति होते हैं इसका लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में दो तरह के जो विभक्ति में और पद, जैसे मान लीजिए दिया हो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, तो इसमें पर है, इस विभक्ति का लोप हो जाएगा, समासिक पद हो जाएगा घुड़सवार। उसी तरह नरों में उत्तम दिया हो, नरोत्तम दिया हो, पुरुषों में उत्तम दिया हो, पुरुषोत्तम दिया हो, रण में वीर दिया हो, रणवीर दिया हो, या दान में वीर दिया हो, दानवीर दिया हो। तो इस प्रकार के समास जिसमें में और पर विभक्ति का लोप होता है उसे हम कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। और ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और फिर हम कर्मधारय समास की बात करेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग जाने कि जो तत्पुरुष समास होते हैं इसके कितने भेद होते हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरा समास का भेद होता है जिसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। तो आइए कर्मधारय समास की बात करते हैं। समास का दूसरा प्रकार होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की क्या, कर्मधारय समास की क्या परिभाषा होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि जिस समास का प्रथम पद, जिसको हम पूर्व पद भी कहते हैं, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद विशेषण और अंतिम पद को ही क्या कहते हैं? अंतिम पद को ही हम कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद विशेष्य होता है, विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहते। समझिए, कह रहे हैं कि जिस समास का प्रथम पद विशेषण अंतिम पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब ये कर्मधारय जो समास होता है इसमें एक बात याद रखना है कि प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद होगा विशेषण और अंतिम पद क्या होगा? विशेष्य होगा। आप विशेषण पहले से भी जानते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य और विशेषण आपको समझना कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। अब इसका उदाहरण समझिए। उदाहरण में जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हो कि महान है
महान है जिसकी आत्मा, महान है जिसकी आत्मा। यहां महान है, यहां पे आत्मा है, तो महान को हम लोग बोलेंगे क्या? विशेषण। और आत्मा को क्या बोलेंगे? विशेष से बोलेंगे। तो जिस समास का प्रथम पद विशेषण अंतिम पद विशेष से हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो अगर यहाँ पे महान, महान आत्मा को जब हम एक पद में लिखेंगे तो ये होगा आपका महात्मा। महात्मा कहने का मतलब महान आत्मा। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हो नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, यहां नीला देखिए, नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और यहां कंठ क्या हो गया? विशेष से हो गया। तो ये नीलकंठ जो है, नीलकंठ, नीलकंठ में नील जो है, नील मीन्स नीला, नीला कोई भी रंग हो, कोई भी रंग हो वो विशेषण होता है, चाहे लाल हो, नीला हो, पीला हो, काला हो, जो भी हो, सभी रंग के नाम जो होते हैं विशेषण होते हैं। तो महान आत्मा, महात्मा, नीलकंठ, ये सभी जो हैं, ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और फिर हम बात करेंगे कर्मधारय समास के बाद बहुव्रीहि समास के बारे में कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं।